अध्याय 36। तो यह विभाजन कब हुआ? शुरू करते हैं। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठा ही था कि घर की महिलाओं ने भीतर से हलवा बनाकर भेजा। यह विशेष रूप से ठाकुर के लिए बनाया गया था। ठाकुर के गले में गिल्टी सी पड़ गई थी और उन्हें अनेक चीजें खाने में कठिनाई होने लगी थी। कोई भी कठोर पदार्थ उन्हें कष्ट पहुंचाता था, इसलिए वे केवल नर्म पदार्थ ही सुविधा से खा पाते थे। बलराम ने कदाचित इसलिए गर्म गर्म तरल प्राय हलवा तैयार करवाया था कि ठाकुर सरलता से उसे निगल सके। नरेंद्र का ध्यान ठाकुर की गिल्टी की ओर चला गया। ग्रीष्म के आरंभ में ही, प्राय होली के बाद से ही, ठाकुर को ऋतु का ताप कष्ट देने लगा था। आगे आगे तो गर्मी और भी तीखी होती जाएगी। ठाकुर के भक्तों में से जाने किसने गर्मी से उनकी रक्षा करने के लिए कवच के रूप में बर्फ को खोज निकाला था। ठाकुर भी बच्चों के समान बर्फ वाला पानी, बर्फ वाला शरबत ही पीते थे। कभी कभी बर्फ चबाने भी लगते थे। उन्हें इस प्रकार गर्मी से मुक्त होते देख उनके शिष्य, भक्त, प्रशंसक सब ही दक्षिणेश्वर आते हुए बर्फ लेकर आने लगे। संभवतः उसी अतिरेक के कारण पहले तो उनके गले में हल्की सी पीड़ा आरंभ हुई और फिर गिल्टी सी पड़ गई। बर्फ का सेवन तो रुक ही गया, अन्य खाद्य पदार्थों में भी चुनाव करके खाने की स्थिति आ गई। ठाकुर ने थाली में हलवा देखा और अत्यधिक प्रसन्न बालक के समान नरेंद्र से बोले, अरे माल आया है, माल खा खा। नरेंद्र देख रहा था ठाकुर खूब मौज में थे। उन्हें अपने गले की गिल्टी की विशेष चिंता नहीं थी और न ही ध्यान इस ओर था कि वे अनेक अन्य पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए हलवा आया है। नरेंद्र न तो हलवा देकर प्रसन्न हो सका और न ही उत्साह से खा सका। मकान का किराया देने की उनकी स्थिति नहीं थी और अपने मकान में वे लौट नहीं सकते थे। ऊपर से मुकदमे का खर्च, उसे नौकरी नहीं मिली तो उन्हें यह किराए का मकान भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे वे, माँ, दोनों छोटे भाई? आज निमाई चंद्र बसु ने बताया था कि मुकदमा जब नरेंद्र के पक्ष में जा रहा था तो काली प्रसाद दत्त की विधवा ने अपने पक्ष में एक अंग्रेज बैरिस्टर खड़ा कर लिया था। उसने कुछ विचित्र दलीलें दी थी और जज से छानबीन के लिए कुछ समय मांग लिया था। इसका अर्थ था कि मुकदमा उनकी अपेक्षा से भी लंबा चलेगा। कैसी दलीलें? नरेंद्र ने पूछा था। कोई ऐसी भी दलील हो सकती है जिसके अंतर्गत पिता की संपत्ति पुत्र को न मिले। ये तो कानूनी दावपेच हैं पुत्र। वकील लोग इन्हीं बातों की रोटी खाते हैं। निमाई बाबू हंसे थे। देखो, संभव है वे यह प्रमाणित करना चाहें कि दुर्गादास दत्त ने जिस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया था उसके नियमों के अनुसार व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने से पूर्व अपना सर्वस्व दान करता है। अब दान में कोई अपनी संपत्ति अपने पुत्र को तो देता नहीं। तो आप यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि दान यदि पुत्र को नहीं दिया जाता तो भाई को भी नहीं दिया जाता। नरेंद्र ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। निमाई बाबू ने जैसे स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। तुम ठीक कह रहे हो नरेन, यह बात मेरे ध्यान में तो आई ही नहीं। नरेन तो अपने आप में ही बैरिस्टर हो सकता है। बैरिस्टर बैनर्जी ने उसका समर्थन किया था। वे यह भी प्रमाणित करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि संन्यास लेने से पहले दुर्गादास अपने हिस्से की संपत्ति अपने छोटे भाई काली प्रसाद के हाथों बेच चुके थे। निमाई बाबू बोले। काली प्रसाद के पास यह संपत्ति खरीदने के लिए धन कहां से आया? नरेंद्र ने तमक कर कहा। उन्होंने जीवन भर कभी कोई काम नहीं किया, कभी कुछ कमाया नहीं। संपत्ति बेचने का कोई कारण होना चाहिए। यदि वह संयुक्त परिवार था तो इसका अर्थ है कि दुर्गा प्रसाद तथा काली प्रसाद में कोई विभाजन ही नहीं हुआ। उन दोनों में कुछ भी बटा नहीं हुआ था। तो फिर दोनों में से कौन किसी को कुछ बेचता? और यदि दुर्गा प्रसाद ने अपना कोई उधार चुकाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति काली प्रसाद के नाम लिख दी हो तो? बैरिस्टर बैनर्जी ने पूछा। संयुक्त परिवार में यदि कोई उधार था तो वह केवल दुर्गा प्रसाद के नाम कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला। वह उधार भी दोनों भाइयों पर होगा। ऐसे में एक अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी संपत्ति दूसरे को कैसे दे देगा? निमाई बाबू चुप हो गए, जैसे उन्हें अब कोई तर्क ही न सूझ रहा हो। पर यदि वे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करे कि वह संयुक्त परिवार था ही नहीं, दुर्गा प्रसाद और काली प्रसाद में विभाजन हो चुका था, बैरिस्टर बैनर्जी ने कहा। ऐसी स्थिति में काली प्रसाद को कोई अधिकार नहीं था कि वे अपने सन्यासी हो गए भाई को खोजकर बांधकर घर ले आए और उन्हें 3 दिन तक कमरे में बंद रखे। नरेंद्र बोला। यदि ठाकुर माँ ऐसी कोई बात कहती है, ऐसा कोई जाली दस्तावेज उपस्थित करती है, तो हम भी यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करें कि उन्हीं 3 दिनों में दुर्गादास को बंदी बनाकर, बांध रखकर, मार पीट कर, भूखा रखकर उनसे इस प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए। और एक बात और है निमाई काका, नरेंद्र बोला,
मेरी दादी अपने जीवन में एक दिन भी उस मकान को छोड़कर कहीं और नहीं रही, न अपने पति के सन्यासी होने से पहले न सन्यासी होने के बाद। तो यह विभाजन कब हुआ? गुड, बैरिस्टर बनर्जी ने कहा। तुम जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और वकालत आरंभ करो नरेंद्र। तुम्हारे सामने अच्छे से अच्छा वकील भी टिक नहीं पाएगा। एक और बात भी है ध्यान देने की, निमाई बाबू बोले। यदि वे यह प्रमाणित करते हैं कि विश्वनाथ बाबू ने अपने काका अथवा उनके पुत्रों से संपत्ति का बंटवारा कर लिया था और अपने जीवन में ही वे यह मकान छोड़ चुके थे, इसलिए इस पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, तो नरेंद्र क्षण भर अवाक बैठा रह गया था। यदि विश्वनाथ बाबू ने संपत्ति त्याग न दी होती तो इतने बड़े भवन के रहते हुए अपने जीवन में ही वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में क्यों चले गए? निमाई बाबू बोले। किंतु अब तक नरेंद्र को भी यह उत्तर सूझ गया था। यदि मेरे बाबा यह मकान त्याग ही चुके थे, बेच चुके थे या दान दे चुके थे, तो फिर उस मकान पर अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए ठाकुर माँ ने मुकदमा क्यों किया? नरेंद्र रुका। मुकदमा उन्होंने किया है और हम लोगों के द्वारा मकान छोड़ने के पश्चात किया है। क्यों? निमाई बाबू ने नरेंद्र की पीठ ठोकी। वाह पुत्र वाह, कानूनी दाव पेच कुछ भी हो, कितना भी समय लगे, किंतु अब मुझे विश्वास है कि मुकदमा हम ही जीतेंगे।